कि इसमें हमारा सौर मंडल लाखों करोड़ों बार समा सकता है। इन स्तंभों के अंदर गहराई में परमाणुओं के साथ कुछ हो रहा है। वे एक दूसरे तक पहुंचना और अणु बनाना शुरू कर रहे हैं। सुनिए, मेरा एक सवाल है। पूछो बेहिचक। अणु क्या होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। आइए ध्यान से देखें। ये निहारिका में पाए जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स यानी अणु हैं। अणु अणु एक साथ जुड़े हुए परमाणुओं का एक समूह है, मानो एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा हो। आपके शरीर में है ये अणु और इस निहारिका में पाया जाता है ये पानी है। पानी का अणु एक ऑक्सीजन परमाणु के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ने से बनता है। आपको तो पता होगा इसका रासायनिक नाम H2O है। निहारिका में एक अन्य सामान्य अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। आपका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आप इसे सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। आप सब भी इस अणु का निर्माण करते हैं, बस इसे बाहर नहीं छोड़ते। क्या आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? नहीं। कोई और बताए? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा मतलब था मीथेन। हाँ, आपने तो मीथेन बना ठीक दिया। है, अब सुनो आगे। जहां तक शरीर में परमाणुओं की बात होती है, कार्बन परमाणु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बन एक साथ 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ बंध सकता है, जिससे सच में दिलचस्प अणुओं का निर्माण संभव हो जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे परमाणुओं के साथ जुड़कर कार्बन आसानी से कुछ जाने पहचाने अणु बनाता है, जैसे कि चीनी का अणु। ये वसा यानी फैट में उपस्थित है और प्रोटीन अणुओं का एक जरूरी हिस्सा है। दुर्भाग्य से ये अणु काफी नाजुक होते हैं और अंतरिक्ष का विकिरण आसानी से उनके बंधन को तोड़ देता है। इसलिए हमें एक ऐसी बड़ी और सुरक्षित जगह चाहिए जहां ढेर सारे अणु एकत्रित किए जा सके, जैसे कि कोई ग्रह। गैसों, अणुओं, धातुओं और धूल की ये विशाल डिस्क ही हमारा सौर मंडल है, जिसके केंद्र में है एक नया सूर्य। इन मंडराते बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण इन अणुओं को चक्कर खाते बड़े द्रव्यमान में खींच रहा है, जो ग्रह बन जाएंगे। ये युवा ग्रह है हमारी पृथ्वी, जो अब 1 अरब वर्ष पुरानी है। 10 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से बची हुई धूल और जमी हुई गैसों के ब्लॉक इस ग्रह पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। प्रत्येक आघात से सतह पिघलती है और वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया के अणुओं से भर जाता है। लेकिन अंततः प्रभाव कम होता है और सतह ठंडी होने लगती है। वायुमंडल में भाप तरल में बदल जाती है और बारिश होने लगती है। वर्षा हजारों हजारों वर्षों तक होती है। पूरी धरती में पानी भर जाता है। इस महासागर के नीचे परमाणुओं और अणुओं की यात्रा का एक नया चरण शुरू होता है।
पृथ्वी के सतह की पिघली हुई चट्टान से गर्म हुआ पानी इनमें बने छिद्रों के माध्यम से फूटता है और जिसमें अणु घुल जाते हैं। जैसे ही ये समुद्र के ठंडे पानी से मिलता है, ये खनिज मीनारों के रूप में जमा हो जाते हैं। जैसे ही आणविक मिश्रण खनिज समृद्ध कक्षों से गुजरता है, वो अणु बनाना शुरू करता है, जिन्हें हम जीवन के निर्माण खंड कहते हैं। शायद ये इस तरह की एक दरार के अंदर था। सैकड़ों लाखों वर्षों की आकस्मिक अंतःक्रिया के बाद अणुओं ने कोशिकाओं के आकार में पहला जीवन बनाया। समुद्र के नीचे इन प्रारंभिक कोशिकाओं ने ऊर्जा और विकास के लिए पर्यावरण से अणुओं और परमाणुओं का उपयोग किया। जल्द ही उन्होंने स्वयं की प्रतियां बनानी शुरू कर दी। अचानक सैकड़ों, हजारों, लाखों, खरबों कोशिकाएं पूरे महासागर में फैल गईं। 1 अरब वर्षों के आश्चर्यजनक उत्परिवर्तन के चलते एक अद्भुत प्रगति हुई। कुछ कोशिकाओं ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को चीनी में बदलने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस महाशक्ति प्रकाश संश्लेषण के कारण कोशिकाएं कहीं अधिक तेजी से बढ़ी, लेकिन सामने एक बुरा आश्चर्य था। इन नई सुपर कोशिकाओं से निकला ऑक्सीजन और वायुमंडल में निर्मित होते होते इसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन ने बड़ी संख्या में कोशिकाओं को विषाक्त किया और हुई सामूहिक विलुप्ति। लेकिन कुछ कोशिकाएं बच गईं। जब उनकी प्रतियां बनी, उन्होंने दुनिया को इस नई गैस को सहन करने, यहाँ तक कि उपयोग करने में सक्षम कोशिकाओं से भर दिया और जीवन आगे बढ़ता गया। कुछ कोशिकाओं ने एक साथ कार्य करके समूह बनाए, जब तक कि वे पहले बहु कोशिका वाले जीव नहीं बन गए। कई कई पीढ़ियों के दौरान उनके रूप धीरे धीरे बदलते गए। कुछ मौलिक सूक्ष्म अणु सरल कृमियों में विकसित हो गए थे। जल्द ही उन कृमियों का विकास हुआ और आदिम मछलियां बनी। रक्त कोशिकाओं में लोहे का उपयोग करते हुए इन्होंने ऑक्सीजन और कैल्शियम ग्रहण किया और बनी हड्डियां। मछलियां विकसित होती रहीं और महासागरों में राज करती रहीं। समय के साथ अणु और परमाणु एक जीवित वस्तु से दूसरे जीवित वस्तु में जाते हैं और फिर से नए और संशोधित होते रहते हैं। पानी के ऊपर, जमीन पर पौधों और विशाल कीड़ों ने कब्जा कर लिया। जल्द ही उनके पीछे मछलियां आ गईं, जो समुद्र से बाहर रेंगने और ऑक्सीजन युक्त हवा में सांस लेने की क्षमता से भरपूर थी। सांस में ऑक्सीजन लेने वाले जीव सरीसृप बने, जो डायनासोर कहलाए। 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। ये अणुओं के महाराजा थे। और फिर एक विशाल धक्के ने पर्यावरण को इतनी तेजी से बदला कि जीवन के कई रूप जीवित न रह पाए। डायनासोर का युग समाप्त हो गया, लेकिन कुछ प्रजातियां जीवित रहीं। डायनासोर के खत्म होने के बाद परमाणुओं के बेहतर संयोजक स्तनधारी उनकी जगह लेने के लिए आ गए। प्रकृति के नियमों के अनुकूल बनते हुए उन्होंने नई जीवन शैली अपनाई। जैसे जैसे प्रजातियां खत्म हुई और नई प्रजातियां पनपी, इस वंश वृक्ष ने पीढ़ियों का रूप निर्धारित किया। फिर लाखों साल बाद वंश वृक्ष की एक दूर की शाखा पर नए स्तनधारी बंदर पनपे। कई कई पीढ़ियों के बाद इस शाखा की एक टहनी पर कुछ बहुत ही अजीब बंदर आ गए। ये बंदर अजीब थे क्योंकि उनके परमाणुओं ने मस्तिष्क का निर्माण